नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। छठवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। इसी क्रम में सीएम धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी बासुरी स्वराज के लिए जनता से वोट देने की अपील भी की। एक ऐसा समय मिला है, अवसर मिला है कि हम सब लोग आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हम सब जानते हैं मोदी जी ने भारत को बुलंदियों पर ले जाने का काम किया है। 10 वर्षों में विकास की अनेक परिभाषाएं उन्होंने गढ़ी हैं और भारत दुनिया में अपनी तेजी से तरक्की भारत की हुई है। भारत का डंका बजा है, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है और आज पूरा भारत पूरा विश्व भारत के समक्ष आज नतमस्तक है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 सालों में वो करके दिखा दिया जिसके बारे में शायद अपेक्षा भी नहीं थी किसी की कि इतना काम हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने तेज गति से विकास को आगे बढ़ाया, भारत को आज विश्व गुरु बनाने की ओर तेजी से अग्रसर बना दिया। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश के अंदर शुरू हुई हैं। आज भारत आकर्षक एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी आदेश जी भी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में भी काम करना चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से हम उन सबका स्वागत करेंगे और हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में किया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, जिसमें देश दुनिया के 50 देशों से लोगों ने उत्तराखंड में आकर अपने उद्योग लगाने का मन बनाया है। उन्होंने हमको अपने प्रस्ताव दिए हैं और हम उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार की नीतियां, 30 से ज्यादा ऐसी नीति हमने नई बनाई है। पर्यटन के क्षेत्र में बनाई है हमने, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में हमने नई नई नीतियां प्रचलन में हम लाए हैं। कुछ पुरानी नीतियों को हमने उत्तराखंड में उनका शिथिलीकरण किया है, उनको सरल बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है। और हम पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें, देश के अंदर जो विकास हुआ है, 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने, 7 नए IIT बने, 7 नए IIM बने, 15 नए एम्स बने, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 700 नए मेडिकल कॉलेज बने। ये सब इस प्रकार का आयोजन कब होता है सुनील जी, आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारी बहनें कर रही थी। आप देख रहे हैं हमारी सब है परंपरागत, हमारी ये संस्कृति है। हमारा पिछोड़ा से लेकर नाक में पहना हुआ उनका नथ और गले में गलोबन, ये धीरे धीरे कम हो गया था। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि अब फिर से यही नहीं, आप लोग तो कर ही रहे पूरी दुनिया के अंदर। मैं इंग्लैंड गया, रात में पहुंचा मैं वहां, तो उन्होंने मेरा 9 बजे से कार्यक्रम रखा हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और पूरे 8 घंटे की यात्रा करके यहाँ से दिल्ली से, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था रात हो रहा है दिन हो रहा है। मैं गाड़ी में, मुझे नींद आ गई और जब मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो मैंने आप ही जैसे लोग जो बिल्कुल अपनी संस्कृति में ऐसा ही पोशाक, ऐसा पहनावा, और बच्चे भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, वो बिल्कुल कोई कुमाऊं का, गढ़वाल का, जौनसार का, सब मिलके, और ये टोपी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको विश्व विख्यात कर दिया, सबके साथ ये टोपी धारण करके आए थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं नींद में भी था और मैं भूल गया कि ये वहाँ इंग्लैंड को भी यूके बोलते हैं ना, और उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने वाले यूके में हूँ कि यहाँ कौन से यूके में, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंग्लैंड वाले यूके में हूँ। तो आज दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने इतना मंगल गान यहाँ पर किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितनी योजनाएं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में शुरू की हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना, जल जीवन मिशन की हर घर नल से जल की योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना,
इज्जत घर बनाने की योजना, स्वच्छ भारत अभियान और पहाड़ के लोग उन्होंने बहुत नजदीक से बिना शौचालय के जीवन कितना कठिन होता था वो देखा है। किस प्रकार से लकड़ी लेने जंगलों में जाना पड़ता था, किस प्रकार से धुआं फूंकना पड़ता था, उन सब से मुक्ति मिली है। दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और कितनी परेशानियां होती थी। ये सारी की सारी परेशानियों को समाधान की ओर ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 साल के कालखंड। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिया गया है, जिससे लोगों में काफी चिंता बढ़ी हुई है। आने वाले 2-4 दिनों में बड़ा प्रदर्शन आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मलिन बस्ती वालों का देखने को मिलेगा। मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश कौन कर रहा है, या फिर विपक्ष से राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आरोपों की राजनीति है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सुभाष रोड स्थित गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक हुई, जिसमें नगर निगम से मिले नोटिस को लेकर चर्चा की गई। परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार इसे लेकर साजिश कर रही है। देखिए, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ये मलिन बस्तियों का सबसे पुराना संगठन है, जो 90 के दशक में बनाया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर कोई संकट आया है, मलिन बस्तियों के उजाड़ने की कोई भी साजिश नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार कभी भी हुई, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बनने के बाद भी। 1996 में बहुत बड़ा संकट आया था, तो हमने बहुत विशाल रैली करके मलिन बस्तियों को बचाया था। उसके बाद 2000 से लेकर के और आज तक जितनी बार भी मलिन बस्तियों के ऊपर संकट आया, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने संघर्ष किया, मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के उत्पीड़न को रोक और बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक देने की बात हर चुनाव में करती है, लेकिन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश बनाती है। बस्तियों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। आज जब 2016 का बहाना बना करके मलिन बस्तियों के ऊपर एक बार फिर से संकट का बादल गहरा रहा है, क्योंकि एक ऑलरेडी हाई कोर्ट का आदेश जिसके ऊपर अध्यादेश आया 2017-18 में, और उसके बाद से वो लगातार तलवार लटक रही है मलिन बस्तियों के ऊपर। मलिन बस्तियों के लोग खौफ में हैं, परेशान हैं। मालिकाना हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। मालिकाना हक बीजेपी की सरकार बार बार वादा करती है, लेकिन मालिकाना हक देती नहीं है। तो मालिकाना हक के लिए और मलिन बस्तियों के खिलाफ जो उजाड़ने की साजिश है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर बैठ के रणनीति बना रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में बड़ा प्रदर्शन आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मलिन बस्ती वालों का देखने को मिलेगा। दरअसल देहरादून में बिंदाल और स्पना नदी के किनारे 27 अवैध बस्तियों के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राहत देने के मूड में नहीं है। पिछले दिनों सोमवार को नगर निगम ने एनजीटी में अपना पक्ष रखा। एनजीटी ने नगर निगम को हर हाल में 30 जून तक अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए हैं। रिस्पना नदी के फ्लड जोन को चिन्हीकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने टीमें बनाकर नदी किनारे सर्वे कर 27 बस्तियों में 560 मकानों को चिन्हित किया था। निगम ने इसकी रिपोर्ट एनजीटी को प्रस्तुत की। 13 मई को हुई सुनवाई में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एनजीटी ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि नगर निगम ने जिन अवैध बस्तियों को चिन्हित किया है, उनको हर हाल में 30 जून तक हटाया जाए। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वो 30 जून तक की दाखिल की है, जिस पर न्यायालय ने हमको निर्देशित किया है कि 30 जून तक इसकी कंप्लायंस अवश्य में कर ली जाए। एनजीटी ने नदी के फ्लड जोन के बारे में भी सवाल किया, जिस पर निगम ने कहा कि यह मामला सिंचाई विभाग से जुड़ा है।
जिसके बाद एनजीटी ने फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण हर हाल में करने को कहा कि रिस्पना नदी में औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी डाला जा रहा है, जिस पर निगम से जवाब मांगा गया। फ्लड प्लेन जोन नदी का वह हिस्सा है जिसमें नदी का पानी बहा है। कहा जाता है कि इसमें 25 सालों से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, जिसके बाद फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया गया है और इसके लिए एक्ट भी बना है। फ्लड जोन चिन्हित होने के बाद इस क्षेत्र को रिजर्व कर दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती। ऐसे में यदि रिस्पना नदी में फ्लड प्लेन जोन चिन्हित हुआ है तो अन्य बस्तियां भी अवैध अतिक्रमण के दायरे में आ सकती हैं। देखिए, माननीय कोर्ट के निर्देशों अनुसार जो है जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो हटाए जा रहे हैं और ये माननीय कोर्ट के सम्मान में ही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि किसने बस्तियां बसाई हैं, किसने नहीं बसाई हैं। अगर उन्होंने बसाई नहीं है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हम देखिए हमेशा ही मलिन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों के हितैषी हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। गरीब की पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं, गरीब को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। ये 2016 के बाद जो बस्तियां बनी हैं उसको बचाने का काम तो सरकार ने किया है। नगर निगम किसका है? सरकार का है। सरकार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मलिन बस्तियां अवैध बनी हैं तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन राजनेता जिम्मेदार है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? गरीब लोगों के मकान ढहाकर उनके सिर से छत उड़ाकर निश्चित रूप से सरकार गरीब के पेट में लात मारने का काम कर रही है, गरीब की भावनाओं में कुठाराघात करने का काम कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान भी बड़ा अजीब है। अब जब मलिन बस्तियों पर कार्रवाई होनी है तो यह जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है कि गलती किसकी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। बीजेपी वाले सफाई दे रहे हैं तो कांग्रेस वाले सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जैसे उनके कार्यकाल में सरकारी जमीन पर कहीं कब्जा ही नहीं हुआ। जबकि सच्चाई तो यह है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकाल में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए, जिसका नतीजा है कि रिस्पना नदी आज नाले में तब्दील हो गई। हमने पहले भी अध्यादेश लाकर जो है उनको उनके रहने का वो किया था और आगे भी हम उनकी फेवर में हैं। लेकिन जहाँ पे जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हुआ है, देखिए वो कोर्ट के निर्देशानुसार उनको हटाया जा रहा है। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है। चाहे दोनों ही पार्टियों की सरकारों में रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे अतिक्रमण हुआ है, लेकिन अब जब निकाय चुनाव सर पर है तो दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या दोनों पार्टी के नेता इसलिए खुलकर कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि चुनाव नजदीक है? वजह चाहे जो भी है, लेकिन पर्यावरण के जानकार बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि नदी नालों के बिना आज के समय में जिंदगी आसान नहीं है। और ये बात सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी जानते हैं। लेकिन बात वोट बैंक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी से जनता को पेयजल की काफी परेशानी हो रही है। परेशानी के समाधान के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने शासकीय आवास पर एडीबी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में ऋतु खंडूरी ने कहा है कि कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से लेकर 26 तक संपूर्ण जल वितरण के लिए डीएमएस प्रणाली से नई पाइपलाइन का निर्माण किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नई तकनीकी स्काडा प्रणाली के इस्तेमाल से ट्यूबवेल के साथ पाइपलाइनों की भी देखरेख की जाएगी, जिससे 22,000 परिवारों को नए कनेक्शन की सुविधा भी मिल सकेगी। आज मेरी एडीबी के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक हुई थी। कोटद्वार में आप सबको जानकारी होगी कि करीबन 325 करोड़ का कार्य शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो क्योंकि गर्मियों का समय है, पानी की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से बैठक हुई है। एक तो उनको कहा गया है कि काम में थोड़ी सी तेज़ी लाएं। दूसरा, अगर कुछ पानी की दिक्कत होती है तो उसके लिए वो लोग व्यवस्था करें और किस तरह से बिना जनता को परेशान हुए किस तरह से कार्य हो सकता है, उस पर आज मेरी एडीबी के अफसरों के साथ बैठक हुई। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा के शुरुआती दिनों में प्रतिदिन 3,500 यात्री ही दर्शन कर सकेंगे। वहीं 2 दिन पहले डीएम हिमांशु खुराना के नेतृत्व में प्रशासन के हर विभाग के अधिकारी और गुरुद्वारा ट्रस्ट के प्रबंधन के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का पैदल निरीक्षण किया। सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन ने सीमा निर्धारित की है।
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित धारी देवी मंदिर की खास मान्यता है। कहा जाता है कि मां धारी देवी पहाड़ और तीर्थयात्रियों की रक्षक है, इसलिए दूर दूर से यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। इसके पीछे कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य हैं। श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रहस्यमयी मंदिर है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। धारी माता एक्चुअल में धारी गांव का नाम है, तो कॉमन में धारी देवी के नाम से लोग जानते हैं, बट ये दक्षिण काली का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है और काली के रूप में यहाँ पे इनकी पूजा होती है। और ये द्वापर युग से यहाँ पे विराजमान है। पांडवों ने भी आके यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना करने के बाद ही आगे स्वर्गारोहणी को गए थे। उसके बाद कालांतर में जब शंकराचार्य जी आए, उनके द्वारा भी यहाँ पे माँ की प्राण प्रतिष्ठा की गई, माँ की जो है तपस्या की गई, माँ का साक्षात्कार उन्हें यहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर वो यहाँ से आगे बढ़े और ये शक्तिपीठ है, 4 धामों की रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। दक्षिण कालिका के स्वरूप में है, दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातः जो है इनका रूप कौमार्य अवस्था में होता है, जिसे बालिका के रूप में होता है। जैसे दोपहर होती है, दिन बढ़ जाता है, दोपहर होती है, उस समय प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं और सायंकाल को इनका वृद्धा स्वरूप हो जाता है। वृद्धा स्वरूप में माता विराजमान रहती हैं। डेली ये स्वरूप बदलते हैं माता के। श्रृंगार एक टाइम होता है, आरती 2 टाइम होती है, सुबह और शाम को। श्रृंगार प्रातः ही होता है, अष्टांग, और उसके बाद श्रृंगार, उसके बाद आरती, उसके बाद दर्शनार्थियों की पूजा शुरू हो जाती है बेटा, जो शाम तक 7:30 बजे तक चलती रहती है। आश्विन और चैत्र के नवरात्रों में जो विशेष भीड़ रहती है, विशेष महत्व रहती है, नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है और यात्रा काल में बहुत भीड़ रहती है। उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देव काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। यही वजह है कि हजारों लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पूजा के लिए पहुँचते हैं। हम धारी देवी माता की खुशी खुशी जात लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है। माता का मंदिर बहुत अच्छा लगता है। हम सब देवियों को बराबर मानते हैं, सब धाम को। हम यूपी के हैं, मेरठ के। अच्छा, तो धारी देवी में खास आस्था है आप? हम यहाँ अगस्त मुनि में रह रहे 20 साल से। हर साल आते हैं। अच्छा लगता है, हम इसलिए इधर ही रहते हैं, इधर बच्चों को पढ़ाते हैं। हर साल इधर ही हम सब देवों की जात लगाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वो धारो गांव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये धारी देवी है, ये मूल रूप से दक्षिण काली है। धारी नामक स्थान पर माँ का यह पवित्र पीठ है, इसलिए इनको धारी देवी कहते हैं। धारी का मतलब धारण करना होता है। ये माँ, ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की रक्षा का दायित्व धारण किए हुए है, इसलिए इनको धारी देवी कहते हैं। मूल रूप से ये कालिका का स्वरूप है। ये बहुत पहले से आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है, ऐसी मान्यता है। शंकराचार्य द्वारा रचित जो स्रोत है, उसके द्वारा ही दोनों समय पर यहाँ पर देवी की आरती की जाती है। नमंत्रम नो यंत्रम तदविज्ञाने स्तुतिमहो, इससे देवी की आरती यहाँ पर की जाती है। कहा जाता है कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी।
जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। मैंने बद्रीनाथ की यात्रा की है। ये बोला जाता है कि जब इसको तोड़ने की कोशिश की, फिर भूचाल आया था केदारनाथ तक, फिर इसको वहीं से रोका गया। मैंने यही सुना है बस। तो आज आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसका पौराणिक कथाओं या ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। 2013 की आपदा ना तो उत्तराखंड कभी भूल सकता है, ना ही भारत के लोग। हजारों लोगों की आपदा में मौत हो गई। इसे लेकर कई तरह की बातें सामने कही गई। धारी देवी मंदिर को लेकर भी ये कहा जाता है कि यहाँ से मूर्ति हटा देने की वजह से आपदा आई और हजारों लोग मारे गए। ये देवी विशेष रूप से हमारे पहाड़ में जो महिलाएं हैं, जो सारी दिन की हो जाती है, उनको ध्यानी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये ध्यानियों के दुख दर्द को दूर करने वाली देवी मानी गई है। कोई भी ध्यानी यदि आकर के माँ के सामने अपनी व्यथा प्रकट करती है तो निश्चित रूप से माँ उसके कष्टों को दूर करती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए महिलाएं बहुत अधिक संख्या में इस मंदिर में आती हैं और उनकी श्रद्धा माँ के प्रति अटूट श्रद्धा है। झील के बीचों बीच बने धारी देवी मंदिर में न सिर्फ चारधाम यात्रा के दौरान हजारों लोगों की भीड़ लगती है, बल्कि हर एक मौसम में यहाँ कुछ न कुछ श्रद्धालु पहुँचते हैं और मन्नत मांगते हैं। उत्तराखंड के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि ये देवभूमि है, लिहाजा यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच 25 मई से हेमकुंड साहिब और लोकपाल की यात्रा शुरू होने वाली है। लिहाजा यात्रियों के लिए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी से लोग परेशान हैं, तो हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विभागीय अधिकारियों के साथ गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम और सुखद बनाने के लिए यात्रा से पहले पैदल मार्ग पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर की यात्रा इस साल 25 मई से शुरू होगी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास अभी भी करीब 8 फीट बर्फ है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर व हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पैदल मार्ग यात्रा पर मोड़ सुधारीकरण, रेलिंग, पार्किंग, घोड़ा पड़ाव और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेन शेल्टर, यात्री शेड, बेंच, साइनेज सहित बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। देखिए, आज पूरी टीम के साथ, इसमें पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान, विद्युत सप्लाई, पूरी टीम के साथ हमने हेमकुंड यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। आगामी जो यात्रा है 25 मई से प्रारंभ हो रही है, उसके क्रम में जहाँ जहाँ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है उसको ठीक करने के निर्देश दिए। विद्युत व्यवस्था निर्देश दिए हैं कि हेमकुंड साहिब में 20 तारीख तक सुचारू करने। घोड़े खच्चरों के लिए भी गर्म पानी की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करें। यात्रा मार्ग पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, स्टोन और साइनेज लगाए जाएं। जल संस्थान को यात्रा मार्ग पर सभी स्टैंड पोस्टों और वाटर एटीएम में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चमोली के जिलाधिकारी ने
इको विकास समिति को पुलना, भ्यूंडार, जंगल चट्टी, खांगरिया, अटलाकोटी में निर्मित नए शौचालयों में रंग रोगन और यात्रा मार्ग पर सभी सुलभ शौचालयों में बिजली, पानी सहित यात्रा मार्ग पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग को यात्रा के दौरान सुरक्षा के सभी इंतजाम करने, एसडीआरएफ के साथ डीडीआरएफ जवानों की भी तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने खांगरिया हेलीपैड, थाना चौकी, अस्पताल सहित यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्री हेमकुंड साहिब, लोकपाल मंदिर और वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा को सुखद बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर लोक निर्माण विभाग ने 84 डेंजर मोड़ों में से 72 मोड़ों का सुधारीकरण कार्य पूरा कर लिया है और शेष कार्य प्रगति पर है। सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। भ्यूंडार गांव में 165 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार है। पुलना से हेमकुंड तक के ट्रैक पर 14 रेन शेल्टर, 2 यात्री शेड, 282 बेंच लगाकर यात्रियों के बैठने के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर स्थित 30 पीटीएसपी व टीटीएसपी हैं, जिन पर पेयजल सुचारू करने का काम चल रहा है। पुष्पावती नदी से खांगरिया के लिए पेयजल लाइन पर भी काम शुरू हो गया है। साथ ही खांगरिया में घोड़े खच्चरों के लिए बाईपास बनाया गया है। अटालकोटी तल्ली और मल्ली में 2 नए शौचालय बनाए गए हैं। पेयजल के लिए भी उनकी टीम लगी हुई है, उसको जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। और इस बार जो हमारा यात्रा मार्ग है वो उसमें आर्मी की जो टीम है उसमें लगी हुई है कि अगले 2 से 3 दिन में हम पूरा जो रास्ता है वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसको सुचारू कर दें और जो इस बार हमारे यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। निरीक्षण के दौरान गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह, डीएफओ भारत भूषण मारतुरिया, एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ, सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा, सीओ पुलिस अमित कुमार सैनी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह चौहान, ईई जल संस्थान संजय कुमार, पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे, व्यवस्था इकाई सुलभ मनोज झा सहित यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।